हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट। बेटा इक्विवेलेंट वेट है बहुत ही कंसेप्चुअल एक टॉपिक होता है जिसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आज का आपको समझ में आ गया तो एक 12th में आपका एक चैप्टर आता है लिक्विड सॉल्यूशन, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे कंसेप्ट जो आज पढ़ने उसी पर बेस्ड है। उसके बाद में अपन कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह भी पढ़ेंगे, वहाँ पर भी इसका बहुत ही रोल होता है। तो आज का टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट। देखिएगा कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा मॉलिक्यूलर वेट, वेट है मास ही तो हो गया ना एक टाइप से, तो मोल की टर्म में मॉलिक्यूलर वेट ले लेते हैं और इक्विवेलेंट की टर्म में इक्विवेलेंट वेट लेते हैं। देखो मैं आपको एक टर्म्स बता रहा हूँ, दो टर्म बता रहा हूँ। एक टर्म होती है मोल और एक टर्म होती है इक्विवेलेंट। जैसे मोल को बोल देते हैं ग्राम मोल। जैसे मोल को आप क्या बोल सकते हो, मोल बोल दो या ग्राम मोल बोल दो, एक ही बात है। इक्विवेलेंट बोल दो या फिर ग्राम इक्विवेलेंट बोल दो, एक ही बात है। अब देखो यहां पर अगर ग्राम मोल की बात आ जाए, ग्राम मोल की बात आ जाए, तो वहां पर अपन क्या पढ़ते हैं, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। आपने यही पढ़ा था, गिवन वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना हो तो यहां पर भी सेम होता है, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन, यहां पे मॉलिक्यूलर वेट होता है और यहां पे क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। अभी ये होता क्या है इसको तो आगे अपन डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक टर्म्स माइंड में सेट करनी है आपको कि मोल से रिलेट करते हैं मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट है उससे रिलेट करते हैं इक्विवेलेंट वेट। दोनों ही अमाउंट को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है। अब देखो आपको बात करें मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। अगर आपके पास में एक मोल है, एक मोल का जो मास होगा वही उसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। देखो मोल आपने कितना लिया, देखो मोल की ये डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी। मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास इन ग्राम अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। अगर बेटा मोल 1 है, 1 मोल है, ये 1 है, तो मॉलिक्यूलर वेट है वही किसके बराबर होता है, उस सब्सटेंस है उसके मास के बराबर। फिर से बता रहे, मोल की ये टर्म अपन ने पढ़ी थी। मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। अगर आपके पास में 1 मोल है देन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस। ऐसे देखो अगर आपके पास में इक्विवेलेंट 1 है, ग्राम इक्विवेलेंट है, इसकी वैल्यू अगर 1 हो, ग्राम इक्विवेलेंट अगर 1 हो, तो वहां पर भी क्या होगा, ग्राम ही किसके बराबर हो जाता है, जो सब्सटेंस है उसका मास ही किसके बराबर हो जाता है, उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर। देखो मोल इक्वल टू होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यहां पे होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अगर ये 1 है तो इस सब्सटेंस का मास ही उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, और अगर ये 1 है तो इसका मास ही उसका क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट होगा। क्लियर है। तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे मोल के लिए अपन ने क्या पढ़ा, मोल क्या होता है, मोल के लिए क्या पढ़ा, 1 मोल के रेस्पेक्ट में अपन ने देखा कि अगर 1 मोल सब्सटेंस है तो उसका इक्विवेलेंट वेट उसके वेट के इक्वल होता है। ऐसे ही 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस है तो उसका वेट ही किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट वेट के इक्वल। तो बेटा आप यहां पे ये लिख सकते हो ना, मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट इट्स इक्विवेलेंट वेट। या ये लिख सकते हो, मास ऑफ 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। अगर इसको 1 मान लिया तो मास ही किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट मास के बराबर। अब देखो अगर यूनिट की बात करें, इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट इसकी यूनिट क्या होगी, जैसे मॉलिक्यूलर वेट लिखोगे तो ये इधर लेके आओ, ये इधर ले जाओगे, तो मॉलिक्यूलर वेट की क्या आती है, ग्राम पर मोल। इसकी क्या होगी, इक्विवेलेंट वेट की क्या होगी, ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि मोल इक्वल टू होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। बेटा मोल और इक्विवेलेंट इतना सा डिफरेंस होता है, मोल में डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर वेट से और यहां पे डिवाइड करते हैं इक्विवेलेंट वेट से। तो 1 मोल सब्सटेंस है उसका जो मास होता है वो उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ऐसे 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस है उसका मास ही क्या होता है, उसका इक्विवेलेंट मास होता है। दोनों की यूनिट आपको बता दी, ठीक है। अब इसको डिफाइन करके भी लिखेंगे, चलो मैं सिस्टमेटिक बताता हूं आपको। ये तो क्लियर हो गया, आपको पढ़ के आए हो कि मोल क्या होता है, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वैसे ही मोल इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सेम ऐसे इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होगा, या ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो अगर मोल 1 है तो सब्सटेंस का मास ही उसका मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है, अगर इक्विवेलेंट 1 है तो उसका सब्सटेंस का मास ही उसके किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट मास के इक्वल होता है। तो क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, ये लिख सकते हो ना, इट इज मास ऑफ
1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस। अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट लोगे तो उसका मास ही क्या होगा, उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। लिखिए इसको बेटा, बहुत डिटेल में अपन पढ़ रहे हैं। और इसके बाद में अपन चैप्टर पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, वहां पर ये और भी काम में आएगा, वहां पर इसको दोबारा से भी एक्सप्लेन करेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है, ये यहीं पर नहीं आ रहा है, ये इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा। नेक्स्ट चैप्टर में इसके कंप्लीट एप्लीकेशन आएंगे। तो देखिएगा ये लिख सकते हैं, इट इज मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, it is mass of 1 gram equivalent substance, it is mass of 1 gram equivalent substance। ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस है, उसका मास होता है। यूनिट भी आपको बताई। इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होगा, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट। तो ये लिखा इट इज मास ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस। यूनिट क्या होगी, ग्राम पर इक्विवेलेंट। चलो मैं इसका फॉर्मूला भी बता देता हूं आपको। ग्राम इक्विवेलेंट है या इक्विवेलेंट है, इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट बोलो या इक्विवेलेंट एक ही बात होती है। जैसे मोल बोलो या ग्राम मोल बोलो, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। तो यहां पे इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है गिवन वेट, और ये वेट आपको किस में लेना होता है, ग्राम्स में। गिवन वेट इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ऐसे लिख देते हैं इक्विवेलेंट वेट। ये इक्विवेलेंट इसकी डेफिनेशन है। तो ऊपर वाला इसका फॉर्मूला है, तो ऊपर वाली दोनों टर्म इसी से तो रिलेट किए हैं। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो उस सब्सटेंस का मास ही किसके इक्वल होगा, उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। यूनिट क्या होगी इक्विवेलेंट वेट की, इसको इधर ले जाओ, ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान से सुनना। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पहले मैं आपको ना थोड़ा सा और बताता हूं इसके बारे में कि कोई भी एक एलिमेंट है उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, आपसे पूछा जाए तो उसका इक्विवेलेंट वेट उस मास के इक्वल होता है जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम और क्लोरीन है उसके 35.5 ग्राम से कंबाइन करता हो, वो उसका होता है इक्विवेलेंट वेट। तो लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू mass of that element which combine with 1 gram hydrogen 8 gram oxygen and 35.5 ग्राम क्लोरीन। देखो क्या बताया आपको कि कोई भी सब्सटेंस है उसका इक्विवेलेंट वेट उस मास के इक्वल होता है जो कितने से कंबाइन करता हो, हाइड्रोजन के 1 ग्राम से, ऑक्सीजन के 8 ग्राम से और क्लोरीन के 35.5 ग्राम से कंबाइन करता हो, उसका क्या होता है इक्विवेलेंट वेट। जैसे मैं इसको ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया 1, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 8 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन कितना होगा 35.5। ये इसकी डेफिनेशन होती है। और बेटा ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी एप्लीकेशन पढ़ेंगे वहां पर भी आएगा, कुछ न्यूमेरिकल भी अपन करेंगे वहां पर और क्लियर होता जाएगा। तो इसको नोट कीजिए आप। तो आपको यहां पे ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है बेटा, कंपेयर करके पढ़ना है। मोल इक्विवेलेंट दोनों मास को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। मोल में क्या होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यहां पर क्या होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मोल में बेटा मॉलिक्यूलर वेट आता है और यहां पर क्या आता है इक्विवेलेंट वेट, बस इतना डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर वेट तो आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया था, इक्विवेलेंट वेट और कैलकुलेट करना अभी सीखेंगे। और अगर डेफिनेशन में देखना चाहो तो कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एलिमेंट है उसका मास इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होता है जो वो कितने से कंबाइन करता है 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन एंड 35.5 ग्राम क्लोरीन। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको।
नोट कर लिया। अब देखो इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करना है इसको बताएंगे। नोट कर लिया, मिटा दे। देखिए तो बेटा एक तो ये ध्यान में रखना, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और यहां पर क्या होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। फिर बोल रहा हूं मोल और इक्विवेलेंट दोनों को साथ में रखकर आपको माइंड में सोचना है। मोल के अंदर मॉलिक्यूलर वेट आता है और यहां पर इक्विवेलेंट वेट आता है। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना आप सीख चुके हो, ये अभी सिखा देते हैं। देखिएगा देखिए देखिए बेटा आपको यहां पर बता रहे इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। देखो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर बोल देते हैं, और कई जगह पर इसको एन फैक्टर भी लिखा रहता है। इसको मैं ये भी बोल सकता हूं एन फैक्टर, कई बुक्स में अलग अलग नाम से आ जाता है। तो वहां पर वैलेंसी फैक्टर को क्या बोल देते हैं, एन फैक्टर भी बोल देते हैं। तो आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना चाहिए तो आप आराम से ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हो। मॉल में क्या था गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना सीख चुके थे। उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट, तो गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कैसे करोगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट तो आपको आता है, अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि वैलेंसी फैक्टर या उसी का दूसरा नाम क्या होता है, एन फैक्टर। कि ये एन फैक्टर है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर, इसको कैलकुलेट करने का आपको मेथड सिखा रहे हैं। जैसे आपके पास में कोई भी आयंस दे दिया, कोई भी आयंस है, आयंस है जैसे एल्यूमिनियम +3 आ गया, Na+ आ गया, इस टाइप से कोई आयंस आ गई, तो उस आयंस का आपको अगर इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो वहां पर क्या करते हो, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, और किसी भी आयन का वैलेंसी फैक्टर उस पर प्रेजेंट चार्ज होता है। जैसे आपसे ये पूछा जाए एल्यूमिनियम +3 है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 3। जैसे आपको ये दे दिया SO4 2 नेगेटिव है, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2। तो कोई भी आयन है उस पर प्रेजेंट चार्ज ही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। तो आयंस के लिए क्या होगा, चार्ज ऑफ आयन, उस आयन का चार्ज, ठीक है। अब ये मान लो कोई आयन नहीं देकर आपको सॉल्ट दे दिया, सॉल्ट, सॉल्ट का जैसे NaCl सॉल्ट होता है, जैसे Na2SO4 ये सॉल्ट है, या Al2SO4 का होल थ्राइस ये सॉल्ट है, यानी ऐसा कंपाउंड जो केटाइन और एनाइन से बना हो वो क्या होता है, सॉल्ट। तो सॉल्ट के अंदर क्या होगा, एक केटाइन होता है, दूसरा एनाइन होता है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। देखो सॉल्ट की डेफिनेशन आप पढ़ के आते हो, क्या होता है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो होता है सॉल्ट। एसिड क्या देता है आपको, H+ आयन तो डोनेट कर देता है, उसके बाद में क्या आएगा आपका पास में नेगेटिव आयन। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे आपके पास में HCl है, एसिड होता है, ये बेटा H+ दे के आपको क्या देता है, Cl- और H+ ये देता है। जैसे NaOH है, ये बेस है, तो ये आपको क्या देगा, Na+ और OH-। तो ये तो वाटर का फॉर्मेशन कर लेंगे, ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, सॉल्ट का, NaCl। तो NaCl क्या होगा, सॉल्ट। तो यहां पर ये पहले वाला केटाइन होता है, दूसरे वाला क्या होगा, एनाइन। केटाइन कहां से आता है, बेस से, एनाइन कहां से आता है, एसिड से। तो सॉल्ट क्या होता है, केटाइन और एनाइन का कॉम्बिनेशन होता है, और ये न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज वाला तो आपके पास में क्या होगा, आयन। तो जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट कर लो या टोटल नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट कर लो, वो क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर। जैसे यहाँ पर देखोगे तो Na+ Cl-, तो प्लस भी 1 है, माइनस भी 1 है, किसी को भी देख लो एक ही बात है, एक को देखना है। तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 1। तो यहाँ पे बेटा अपन क्या कह सकते हैं कि कोई भी सॉल्ट है, उस सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उस पर प्रेजेंट टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज, उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। क्लियर है। फिर देखो, फिर और बता रहे, जैसे एसिड है, एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, एसिड का वैलेंसी फैक्टर होता है उसकी बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है कि कोई भी एसिड कितने H+ आयन डोनेट करता है, ये नहीं कि उसके पास में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो कितने H+ आयन डोनेट करेगा, वो उसकी क्या होती है, बेसिसिटी।
तो एसिड्स के लिए क्या देखोगे, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, बेसिसिटी। जैसे बेटा मैंने HCl लिखा था अभी, तो कितने H प्लस आइन दे रहा है, 1, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 1। बेसिसिटी कितनी होगी, 1। बेटा एसिड जो H प्लस आइन देता है ना, वो उसकी होती है बेसिसिटी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा H2SO4, तो यहाँ पर ये कितने हाइड्रोजन देता है, 2 हाइड्रोजन, तो 2H प्लस और SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 2। अगर ये एक ऐसी देता तो वैलेंसी फैक्टर कितना होता, 1। चाहे हाइड्रोजन कितने हो इससे मतलब नहीं है, वो कितने H प्लस आयन बनाता है, कितने H प्लस आपको डोनेट करता है, वो उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। क्लियर हुआ। तो एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होता है कि वो कितने H प्लस आयन डोनेट करता है, वो उसका वैलेंसी फैक्टर होता है, और इसको अपन क्या बोल देते हैं, बेसिसिटी। नेक्स्ट देखिएगा, बेस के लिए बात करें तो बेस के लिए होता है उसका वैलेंसी फैक्टर एसिडिटी। एसिडिटी क्या होगा, कितने OH नेगेटिव आयन डोनेट करता है, जैसे NaOH तो Na प्लस OH माइनस, कितने OH माइनस डोनेट किया इसने, 1, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 1। जैसे मैंने ये लिख दिया बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको देखोगे तो यहाँ पे इसको आयनाइज करते हो तो ऐसा होता है कैल्शियम प्लस 2 और 2 OH नेगेटिव, तो कितने OH नेगेटिव दिया आपने, 2, तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी, 2। इट मीन्स इट हैव वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू 2। क्लियर हो गया। अब देखो, अगर कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी हो या रेडॉक्स रिएक्शन दे रखी हो, तो वहां पर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कोई रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, हालांकि इसके बाद में रेडॉक्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर बहुत डिटेल में आएगा, वहां पर फिर से कैलकुलेट करना सीखेंगे अलग से भी। यहाँ पे बस मैं सिंपली ये बता देता हूँ, कोई भी बैलेंस रिएक्शन के लिए अगर बात करें तो वहां पर वैलेंसी फैक्टर क्या होता है कि पर एटम के ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो गया, कितना चेंज हुआ है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर स्पीसीज, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर मॉलिक्यूलर स्पीसीज, कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखना है कि पर मॉलिक्यूलर स्पीसीज में ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर कितना चेंज आया है, ये इसका क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर। कुछ एग्जांपल से इसको बताऊंगा यहाँ पे भी, तो ये नोट कर लीजिए। बस माइंड में क्या सेट करके चलना है बच्चों, आपको माइंड में ये सेट करना है, मोल और इक्विवेलेंट एक साइड में लिखेंगे, मोल जब भी प्रैक्टिस करेंगे आप, ये तो आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखते जाइएगा, उसके बाद में जब भी प्रैक्टिस करने बैठे तो वहाँ पर आपकी जो भी नोटबुक होगी रफ कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करना है। एक साइड में लिखेंगे मोल, दूसरे साइड में इक्विवेलेंट। मोल गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दिस गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो दोनों में किसका डिफरेंस आ गया, मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट का। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, तो ये वाले आपके वैलेंसी फैक्टर हुए। क्वेश्चन से बताते हैं, देखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉलोइंग्स। क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉलोइंग्स। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉलोइंग्स। लिखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉलोइंग्स। इसकी इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना। देखो पहला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 इन Al2SO4 होल थ्राइस। ये बेटा एल्यूमिनियम प्लस हो गया, ये सल्फेट माइनस, प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन होता है वो क्या हो गया, सॉल्ट। इस सॉल्ट में एल्यूमिनियम प्लस 3 है, इसका आपको कैलकुलेट करना है। आपको एल्यूमिनियम प्लस 3 का भी कैलकुलेट करना, आप यहाँ पे सल्फेट का भी कैलकुलेट करो और आप यहाँ पर पूरे इस सॉल्ट का भी कैलकुलेट करो। क्लियर। देखिए पहला, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट एटम है तो एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, एटॉमिक वेट अपॉन इट्स वैलेंसी फैक्टर। एल्यूमिनियम कितना होता है याद करो,
स्टार्टिंग में आपको बताया हुआ है, याद रखनी है सब। कितना होता है एल्यूमिनियम का 27। अब ये तो एक आयन हो गया ना, आयन के लिए क्या था वैलेंसी फैक्टर, उस पे प्रेजेंट चार्ज, तो इस पे कितना चार्ज प्रेजेंट है 3 चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो कितना हो गया यहाँ पे 9 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा सेकंड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट, सल्फेट है, इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। तो ये क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो आप जानते हो वही करना, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करो, सल्फर का कितना होता है, सॉल्व करना सिखाया था आपका 32, और 4 ऑक्सीजन है, और पर ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 32 कितना हो गया 96, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट तो कितना होगा 96। ये बेटा आपको सोल्व करना सिखा चुके हैं 96। वैलेंसी फैक्टर ये भी तो एक आयन है, इस पे कितना चार्ज प्रेजेंट है 2, तो डिवाइड बाई 2 कितना होगा 48 ग्राम पर इक्विवेलेंट। क्लियर है। और देखिए अगर इस पूरे सॉल्ट का ही बात करें, इस पूरे सॉल्ट का बेटा ये चार्ज कैसे आता है, चलो मैं ये भी सिखा देता हूँ, कई बच्चों को दिक्कत होगी इसमें, मैं भी इसको ही बता देता हूँ। देखो कहीं पर भी ऐसा सॉल्ट हो, ध्यान दीजिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दूसरा पेन है इसको यूज में ले रहा हूँ। जैसे आपको यहाँ पे ये दे रखा हो AXBY ऐसे दे रखा हो, पहला केटाइन होता है, दूसरा एनाइन, एक्स और वाई इसके नंबर है। तो देखो इसको कैसे आयनाइज करोगे, ए की बात करें ना, ए की कितने नंबर है एक्स, तो एक्स को पहले लिखो फिर ए, पहले वाला केटाइन होता है तो प्लस लगाओ, और दूसरे वाले का जो नंबर होता है ना वो पहले के ऊपर चार्ज होता है, तो इसका चार्ज कितना होगा प्लस वाई। फिर से बोल रहा हूं AXBY, ये किसी सॉल्ट का फॉर्मूला है जिसमें पहला क्या होता है केटाइन, सेकेंड वन एनाइन, इसके नंबर कितने हैं x, तो क्या लिखोगे XA, इस पे चार्ज, इसके जो नंबर होते हैं ना पास वाले के नंबर इस पे चार्ज होता है, तो ये क्या होगा प्लस वाई। दूसरा देखो B के कितने नंबर है y, B सेकंड क्या होगा नेगेटिव, तो इसके जो पहले वाले के जो नंबर होते हैं वो इसके ऊपर चार्ज होता है -x, ये होता है। जैसे अपन Al2SO4 का होल थ्राइस ये लिखा है Al2SO4 होल थ्राइस, कैसे आयनाइज करोगे, पहला कौन सा होगा केटाइन एल्यूमिनियम, एनाइन कौन सा हो गया सल्फेट, तो बेटा एल्यूमिनियम के कितने नंबर है 2, तो आप यहां पे क्या लगाओगे 2 एल्यूमिनियम, इस पे चार्ज कितना होता है, पास वाले के जो नंबर होते हैं वो इसके ऊपर चार्ज होता है, तो कितना चार्ज हो गया +3, प्लस सल्फेट, सल्फेट के कितने नंबर है 3, तो 3SO4, सल्फेट कितने हो गए 3। अब इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, इसके नंबर कितने 2, ये तो क्या था ना ये इस पे चार्ज होगा, ये इस पे चार्ज होगा, तो इस पे चार्ज कितना हो गया -2। क्लियर हुआ। इसलिए अपन देखो एल्यूमिनियम केटाइन पे कितना चार्ज है +3, एनाइन पे कितना है -2, तो पहले वाले एल्यूमिनियम का वैलेंसी फैक्टर कितना लिया था 3, सल्फेट में कितना लिया था 2। अब अगर सोल्ट का कैलकुलेट करना हो पूरा सोल्ट का, तो बेटा सोल्ट में क्या होता है जितना केटाइन होता है उतना ही एनाइन होता है, चार्ज इक्वल होता है। देखो इस पे कितना चार्ज हो गया टोटल +3 × 2 +6, अरे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया +6, एक एल्यूमिनियम पे +3 है और आपके पास में एल्यूमिनियम के नंबर कितने हैं 2, तो एक पे +3 है तो 2 पे कितना हो गया +6। इस पे देखिए 1 पे कितना चार्ज है -3 और इसके नंबर कितने हैं 3, 3 × 2 तो -6, तो वैलेंसी फैक्टर टोटल पॉजिटिव ले लो या टोटल नेगेटिव, ये क्या होता है सॉल्ट के लिए वैलेंसी फैक्टर। देखिएगा कैसे, थर्ड मैं बना देता हूं एक और इसका, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2 होल थ्राइस ऑफ SO4, तो यहां पे भी आप क्या लिखोगे इसका इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या लिखोगे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अब टोटल कैलकुलेट करना है, देखो क्या लिखोगे 2 एल्यूमिनियम है और एक का कितना होता है 27, सल्फेट कितने हैं 3 और 1 का कितना होता है 96 डिवाइड बाई 6, इसको सॉल्व कर लेना, ये ऑलमोस्ट आएगा बेटा 57 के आसपास आएगा, देख लेना ग्राम पर इक्विवेलेंट। क्लियर है। तो आपको यहां पर एक सॉल्ट लिया और उस सॉल्ट के अंदर प्रत्येक आयन का कैलकुलेट करना सिखाया कि
और पूरे सॉल्ट है इसका कैलकुलेट करना सिखाया। तो इस आयन का कैलकुलेट करना हो तो उस आयन का वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, जैसे केटाइन था ये एल्यूमिनियम +3 तो कितना हो गया 3, सल्फेट पे कितना चार्ज था -2 तो कितना हो गया वैलेंसी फैक्टर 2। टोटल का कैलकुलेट करना हो तो टोटल तो बेटा क्या हो गया, सॉल्ट है, पूरे सॉल्ट का करना हो तो 2 एल्यूमिनियम है और 3 सल्फेट है। टोटल चार्ज, टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज हियर बिहेव एज वैलेंसी फैक्टर, तो कितना हो यहाँ पर 6, तो डिवाइड बाई 6। चार्ज का कोई मीनिंग नहीं है, जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव, सिर्फ आपको इंटीजर ये वाली वैल्यू रखनी है। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए इसको और सिखाते हैं फिर। नोट कर लिया, थोड़ा सा मन बना के पढ़ो इसको, बहुत मजा आएगा फिर आपको, क्योंकि ये वाली सारी चीज रिपीट होंगी रेडॉक्स रिएक्शन में भी। तो कंसेप्ट यहीं से बन रहा है बेटा, इक्विवेलेंट और मोल बोथ आर ऑलमोस्ट सेम थिंग। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस, मोल में इन्वॉल्व होता है मॉलिक्यूलर वेट और यहाँ पे क्या होता है इक्विवेलेंट वेट। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना आता है, इक्विवेलेंट वेट भी आप सीख गए। क्या होता है इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट लिखो डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर, ये इनके वैलेंसी फैक्टर है। और करवाते हैं, चलो एक और क्वेश्चन करवाता हूं आपको, लिखिए कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटासियम। एक सॉल्ट होता है पोटासियम, फॉर्मूला वगैरह भी बताएंगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटासियम। आपके पास में पोटासियम है, इसका वेट कैलकुलेट करना है। पोटासियम होता है सल्फेट ऑफ पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। देखो ये होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24S2। और मैं इसका मोलिकुलर वेट लिख देता हूं, यहां पे गिवन है 950, या आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे किसी आयन का नहीं कैलकुलेट करना, आपको ये नहीं पूछा कि एल्यूमिनियम का कैलकुलेट करना है, पोटेशियम का कैलकुलेट करना है, सल्फेट का नहीं। आपको क्या कैलकुलेट करना, पूरे पोटासियम में इसका कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब एक चीज और बता देते हैं, जहां पर भी ऐसे डॉट में वाटर लिखा होता है ये इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, और क्रिस्टलाइन फॉर्म में इस वाटर इसका वैलेंसी फैक्टर का कोई रोल नहीं होता। देखो अपने को कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट वेट, एंड वी नो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। हियर मॉलिक्यूलर वेट इज 950, ये मॉलिक्यूलर वेट है अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करो तो यहां पे देखो इसका तो कोई रोल नहीं है, ये पूरा एक सॉल्ट है, इसको डबल सॉल्ट बोलते हैं। ये एक सॉल्ट है, ये एक सॉल्ट है, दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन होता है ना, उसको बोल देते हैं डबल सॉल्ट। ठीक है, वैसे 12th में सॉल्ट वगैरह और आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर होता है, वहां पे और भी डिटेल आएगी। चलो अपने को अभी तो इससे ही मतलब है। तो यहाँ पे आपने देखा K2SO4, इसको आयनाइज करो, आयनाइज करना सिखाया था आपको। कैसे आयनाइज करोगे, जैसे डोर लगा रखा ना, तो बेटा इसको अलग आयनाइज कर लो, इसको अलग आयनाइज कर लो, दोनों का पॉजिटिव चार्ज जोड़ दो, दोनों का नेगेटिव, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या आएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम कितने हैं 2, सल्फेट पूरा ऐसे नहीं है 4 है, पूरा सल्फेट 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 पोटेशियम +1 और SO4 2 नेगेटिव। देखो ये पूरा सल्फेट एक ही है, कई बच्चे इसको 4 मान लेते नहीं, पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है +1। दूसरा क्या है यहाँ पर Al2 होल थ्राइस ऑफ SO4, आयनाइज करोगे एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, चार्ज इसका चार्ज इसके नंबर इसके ऊपर चार्ज होते हैं, कितना हो गया +3। सल्फेट कितना है 3 SO4, इसके नंबर इसके ऊपर चार्ज हो गए -2। टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव, देखो टोटल पॉजिटिव, एक पोटेशियम पे +1 है, 2 पे कितना हो गया +2, एक एल्यूमिनियम पे +3 है, 2 पे कितना हो गया +6, टोटल कितना हो गया +8। या फिर एनाइन का जोड़ दो, एक सल्फेट पे कितना है -2, 3 सल्फेट ये हो गए, कितना हो गया -6, टोटल -8। जितना पॉजिटिव होता है ना उतना ही नेगेटिव। तो वैलेंसी फैक्टर
या तो पॉजिटिव मान लो या नेगेटिव, एक ही बात है। तो कितना हो गया 8। सॉल्व कर लेना इसको, समझ आए कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो बेटा पूरा सॉल्ट दे रखा हो तो उसको आयनाइज करना सिखाया आपको। जैसे K2SO4 है तो ये वाला होगा इसका नंबर, फर्स्ट वाला केटाइन, इसके वाला इस पे चार्ज होता है, इसके नंबर तो 1 है और पास वाले के नंबर इस पे चार्ज, फर्स्ट केटाइन देन एनाइन। टोटल पॉजिटिव ऐड कर लो या टोटल नेगेटिव ऐड कर लो, वो सॉल्ट के लिए आपका वैलेंसी फैक्टर होगा। क्लियर है? नोट कीजिए इसको। नोट किया? नोट कीजिए। थोड़ी सी मेहनत करो, डॉक्टर बनने के लिए मेहनत की जरूरी है। और अगर 11th में मेहनत कर ली ना तो आपको 12th के साथ में डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि इन चीज़ों को 11th में सीरियसली नहीं लेते। उनको लगता है कि बोर्ड एग्जाम तो नेक्स्ट ईयर होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना। आप बोर्ड एग्जाम की छोड़ो, आपको माइंड में सेट रहना चाहिए आपका गोल क्या है। आपको नीट क्लियर करना है तो ये वाली चीज़ें आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, और बेटा पढ़ोगे तो बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे नंबर आएंगे। नोट किया? चलो और बताते हैं। जैसे आपको और कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रिक एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3। नेक्स्ट जो भी नंबर है लगा लेना, जैसे मैं मान लेता हूं थर्ड वाला है, नाइट्रिक एसिड है तो आपको क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HNO3, एसिड होता है अपॉन इट्स वैलेंसी फैक्टर। तो HNO3 एसिड है, इसका एटॉम में मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लो। एक हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, 16 मल्टीप्लाई 3, ये ऑक्सीजन का है, ये 15, ये 48, तो कितना हो गया 63। तो बेटा बार बार करोगे तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा कि H2SO4 का 98 होता है, HNO3 का 63 होता है, फिर ऐसे कैलकुलेट नहीं करने पड़ेंगे। तो कितना होगा 63। अब देखो वैलेंसी फैक्टर, एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होता है कि वो कितने H+ आयन डोनेट करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे नाइट्रिक एसिड होता है बेटा ऐसे आयनाइज होता है, HNO3 है ना, ये ऐसे आयनाइज होता है H+ और NO3- ये होता है, नाइट्रेट आयन बनेगा और H+। कितना H आया 1, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 1। क्लियर हुआ? नोट कीजिए। नोट कर लिया? और सिखाते हैं। यहां पे बहुत एक अच्छा कंसेप्ट भी बताएंगे आपको। देखिए जैसे मेरे को कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। H2SO4 है, इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करो। तो अपन ये जानते हैं इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 डिवाइड बाई इट्स वैलेंसी फैक्टर। इसके वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। H2SO4 मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना कितना होता है 98 डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर, कितने H+ आयन देगा ये 2H+ आयन। ऐसे होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये देता है 2H+, SO4 2 नेगेटिव। तो एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर होता है वो कितने H+ आयन डोनेट करता है, वो उसकी होती है बेसिसिटी। तो कितनी बेसिसिटी होगी इसकी 2, देन डिवाइड बाई 2, कितना होगा 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट। और देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। अब यहां पे क्या होगा, यहां पर भी ये होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H3PO4 अपॉन इट्स वैलेंसी फैक्टर। अब यहां पे देखिएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट भी होता 98, सॉल्व कर लो कैलकुलेट कर लो आ जाएगा। वैलेंसी फैक्टर कितने H+ आयन देगा, ये वाला भी 3 H+ आयन देता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 98/3 आगे अपने से सॉल्व कर लेना ग्राम पर इक्विवेलेंट। ऐसे यहाँ पर मैंने 6 नंबर लिख दिया E इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO3 देन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, इसको बोलते हैं बेटा फॉस्फोरिक एसिड, ये होता है फॉस्फोरस एसिड, इनको भी लिखवा देंगे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H3PO3 डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर, तो कितना हुआ है इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम हो गया। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो 98 से 16 कम होगा, कितना होगा 82 आ गया 82 डिवाइड बाई क्या, यहाँ पे भी 3 होगा क्या, आपको हाइड्रोजन तो 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैलेंसी फैक्टर 3 होगा। तो जितना उसका वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, जितनी उसकी एसिडिटी होती है, एसिडिटी क्या होगी
सॉरी बेसिसिटी होती है। एसिड के लिए क्या देखी जाती है? बेसिसिटी। मीन्स ऑफ बेसिसिटी कि वो एसिड कितने H+ आयन डोनेट कर रहा है। तो कितने H+ आयन है? दिखाई तो 3 दे रहे हैं, लेकिन ये 3 डोनेट नहीं करता, ये 2 डोनेट करता है। देखो ये गलत हो गया। फॉस्फोरिक एसिड वाले में बच्चे गलतियां करके आते हैं और नीट एग्जाम में यहां से बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया। तो अब मैं आपको सिखाता हूं फॉस्फोरिक एसिड के लिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको मैं दोबारा से बता रहा हूं। देखो इसको नोट कर लेना ऊपर वालों को, इनको फिर करवाते हैं। नोट कर लिया? कर लीजिए नोट इसको। अब देखिए आगे आपको मैं है ना फॉस्फोरस के जो ऑक्सी एसिड है उनके बारे में बताता हूं कि इसका वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है। देखो आपके पास में 3 है। एक तो होता है H3PO4, इसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड। ये होता है फॉस्फोरिक एसिड। एक होता है आपके पास में H3PO3, एक है H3PO3, इसका नाम होता है फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड। और एक होता है H3PO2, इसका नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। बेटा बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि कुछ चीजें आगे की यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हैं, इसलिए दिक्कत आती है। लेकिन ये अगर आपने थोड़ा सा याद कर लिया, इसको थोड़ा लर्न किया, इसके कंसेप्ट समझे, तो आगे फिर आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो तीनों में हाइड्रोजन तो कितने हैं? 3, लेकिन वैलेंसी फैक्टर इसका 3 नहीं होता, सबका 3 नहीं है। देखो कैसे। सबसे पहले मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूं, फिर बता रहा हूं कि कौन से H+ निकलते हैं। जब भी स्ट्रक्चर बनाते हो और फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड की बात कर रहा हूं, इसके लिए बात कर रहा हूं फॉर ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फॉर ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस है, इसके ऑक्सी एसिड। सबसे पहले ऑक्सी एसिड क्या होते हैं? जहां पर इस टाइप का जो नॉन मेटल है ना, सेंट्रल एटम बोल देते हैं इसको, इसके साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अटैच होते हैं, उसको बोल देते हैं ऑक्सी एसिड। फॉस्फोरस के साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अटैच है, इसलिए बेटा आपने इसको क्या बोल दिया? ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। क्लियर है? अब इस ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस के अपन डिटेल देखते हैं। इसकी स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूं मैं। तो ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस में जब भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक कंसेप्ट ध्यान रखना, P+O बनाना इसके अंदर मस्ट है। क्या बनाना मस्ट है? P+O, ये मस्ट है। पहले इसको बनाओ। तो सबसे पहले अपन ने क्या बनाया? P+O। फॉस्फोरस है, इसकी वैलेंसी होती है 5। फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है? 5। ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और 2 बॉन्ड हमेशा किसके साथ में बनाता है? ऑक्सीजन के साथ में। बेटा एक चीज और बता देता हूँ, वैलेंसी वगैरह और डिटेल आएगा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे वहां पे, और आपने अगर पढ़ा होगा है तो आपके लिए इजी होगा। तो यहां पे देखेंगे P+O बना दिया। अब यहां पे देखो आपके पास में P+O बना है, कितने ऑक्सीजन रिमेन है? 3। कितने हाइड्रोजन रिमेन है? 3। जितने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उनको आपस में मिलाकर OH बॉन्ड बना दो, ऐसे OH ये बनाती है। ठीक है। सेकंड के बनाते हैं। P+O बनाना तो मस्त है। तो एक ऑक्सीजन तो यहां पे चला गया, कितने ऑक्सीजन बचे? 2। तो OH बॉन्ड कितने बनेंगे? 2 ही तो बनेंगे। तो 2 OH बॉन्ड हो गए। अब एक हाइड्रोजन बच गया, अब वो हाइड्रोजन डायरेक्ट किससे अटैच होगा? फॉस्फोरस से। फिर से बता रहे, ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस में क्या मस्ट है? स्ट्रक्चर बनाने में P+O। P+O बनाया, एक ऑक्सीजन तो P+O में चला गया, जैसे यहां पे चला गया था एक ऑक्सीजन, कितने रिमेन थे? फिर भी 3 ऑक्सीजन रिमेन थे, 3 हाइड्रोजन रिमेन थे, तो उन्होंने क्या बना लिए? ऐसे OH बॉन्ड। यहां पर आपने देखा P+O बना लिया, उसके बाद में कितने ऑक्सीजन रिमेन है? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो OH बॉन्ड तो कितने बनेंगे? 2। एक H फ्री रहेगा, ऐसे डायरेक्ट फॉस्फोरस से अटैच रहेगा। टोटल 5 बॉन्ड बनाने हैं ना फॉस्फोरस को, 2 3 4 5। ऐसे यहां पे देखो, इसके अंदर देखिएगा P+O बनाया आपने। जैसे ही P+O आपने बना दिया तो ऑक्सीजन कितना रिमेन आपके पास में? 1। देन OH बॉन्ड कितना बनेगा? 1। OH बॉन्ड तो कितना बना आपके पास में? 1। और H यहां पे डायरेक्ट हाइड्रोजन से अटैच। क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर होती है। अब देखो इन स्ट्रक्चर में
कौन सा H प्लस एसिड से निकलता है ऑक्सी एसिड में? ऑक्सी एसिड में कौन सा H प्लस निकलता है जो ऑक्सीजन के साथ में अटैच होता है? ऑक्सी एसिड में कौन सा H प्लस निकलता है जो डायरेक्ट कंबाइन विथ ऑक्सीजन? ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, हाइड्रोजन की कम होती है, इसलिए इस पे माइनस चार्ज आएगा, इस पे क्या होगा? प्लस चार्ज होगा, H प्लस निकल जाएंगे। लेकिन जहां पर हाइड्रोजन और फॉस्फोरस दोनों साथ में अटैच है, वो वाला बॉन्ड होता है, उसका आयनाइजेशन नहीं होता, वो H प्लस की फॉर्म में नहीं निकलता है। ऑक्सी एसिड में कौन सा निकलता है? जो ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन अटैच हो, और वो क्यों निकलता है? ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जबकि यहां पे क्यों नहीं निकलता? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस और हाइड्रोजन दोनों की En की वैल्यू देखते हो तो ये ऑलमोस्ट सेम होती है, 2.1 के समथिंग होती है। तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या होगा? ऑलमोस्ट जीरो। तो ये बॉन्ड आयनाइज नहीं होता, ये H प्लस की फॉर्म में नहीं निकलता। अब देखो, और अपन ने देखा था बेसिसिटी क्या होती है, कोई भी एसिड की बेसिसिटी क्या होती है? जितना वो H प्लस आयन अपने को देता है वो उसकी क्या होगी? बेसिसिटी। तो बच्चों यहां पे देखेंगे बेसिसिटी कितनी है? 3 हाइड्रोजन निकलेंगे, 3 H प्लस निकलेंगे, क्या बन गया? P डबल बॉन्ड O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव, तो उसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 3। तो इसकी बेसिसिटी आपके पास में कितनी मिली? कितनी होगी? 3। यहां पे देखोगे तो यहां पर फॉस्फोरस और हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच है, तो इस वाले बॉन्ड का आयनाइजेशन नहीं होगा। ये वाले 2 H प्लस निकलेंगे, ये दोनों H प्लस निकले, तो यहां पे आपने देखा क्या बनेगा? P डबल बॉन्ड O, ये H तो अटैच ही रहेगा, O नेगेटिव, कितने निकले? 2 H प्लस। तो इसकी बेसिसिटी या वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया आपका? 2। इसके अंदर वैलेंसी फैक्टर आपका कितना हो गया? 3। क्लियर? इसमें देखेंगे तो यहां पे आपने देखोगे इसको आयनाइज आप करोगे, तो इसको आयनाइज करोगे तो ऑक्सीजन के साथ में एक ही हाइड्रोजन अटैच है, तो ये एक H प्लस ही निकलेगा, ये वाले नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की En की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है। तो ध्यान रखना, ऑक्सी एसिड में कौन से H प्लस निकलते हैं? जो ऑक्सीजन के साथ में डायरेक्ट अटैच होते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा इसका? P डबल बॉन्ड O, ये हो गया H और नेगेटिव, और क्या निकला? एक H प्लस। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ? 1। तो देखो इसके पास में 3 हाइड्रोजन थे, वैलेंसी फैक्टर 3, इसके पास में भी 3 हाइड्रोजन थे, लेकिन इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 2। और इसके पास में भी 3 हाइड्रोजन थे, लेकिन वैलेंसी फैक्टर कितना है? 1। रीजन समझ में आया? हाइड्रोजन कितने हैं इससे मतलब नहीं है, वो कितने H प्लस आयन आपको देता है। तो ये फॉस्फोरिक एसिड कितना देगा? 3। दैट्स वाई वैलेंसी फैक्टर इसका कितना होगा? 3। तो इक्विवेलेंट इसका कैलकुलेट करोगे तो क्या लिखोगे? इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 3। इसके लिए देखोगे तो यहां पे क्या आएगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट जो 82 आता है, डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर, इसका हाइड्रोजन तो 3 है लेकिन इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2। इसका मॉलिक्यूलर वेट लिख लेंगे अपन, और वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 1। यानी जो मॉलिक्यूलर वेट होगा ना उसी के बराबर क्या आएगा? इक्विवेलेंट वेट। समझ में आया? तो नोट कीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताया कि फास्फोरस के साथ में जब भी ऐसे ऑक्सी एसिड हो तो सबसे पहले आप क्या करो? बहुत अच्छा रहेगा, P डबल बॉन्ड O बना के उसकी स्ट्रक्चर बना लो। बॉन्ड कितने बनाने? टोटल 5, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 5। नोट कीजिए, नोट कर लिया? नोट किया? कर लीजिए। लड़की को देखा तो ऐसा लगा, कैसा लगा? जैसे फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड हो। इसको ध्यान रखना है, बाकी नहीं देखना आपको। नोट किया? ओके, आगे देखो। जैसे मैं आपको ये बोल दूं कि आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करो ऑक्जेलिक एसिड, क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड। देखो क्या होता है, मैं पूरा बताता हूं आपको। बेटा फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड है, इस पर लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं तो बच्चे 3 हाइड्रोजन देख के हर जगह वैलेंसी फैक्टर कितनी लगा देते हैं? 3। एक्चुअल वैलेंसी फैक्टर 3 सबका नहीं है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूं, जो भी है नंबर डाल लेना, 4 या 5। तो इक्विवेलेंट वेट
ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड, क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड। बेटा क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड ये होता है COOH halt वाइस .2s2, ये आपका क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड, ये होता है बेटा ऑक्जेलिक एसिड, डबल बॉन्ड OH। ये वाटर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? क्रिस्टलाइन। इसका वैलेंसी फैक्टर में कोई रोल नहीं है, हालांकि मॉलिक्यूलर वेट इसका भी ऐड करोगे, ठीक है। तो देखो अपन ये जानते हैं इक्विवेलेंट वेट। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इट्स वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं। देखो एक कार्बन का कितना होता है? 12। दो कार्बन है, 12 + 12 लिख लिया मैंने, 24 लिख देता हूँ, एक ही बात है, 24 लिख दिया। कितने हाइड्रोजन है? 2 + 2। ऑक्सीजन कितने? 1 2 3 4। ए का कितना होता है? 16 × 4 कितना होगा? 26। 64 कितना आ गया? 90। तो इसका तो आपको के पास में ऑक्जेलिक एसिड का कितना है? 90 प्लस वाटर। एक वाटर का कितना होता है? 18। 2 है तो कितना होगा? 36 डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर कितने H+ निकालेगा? ऑक्सीजन से ये अटैच, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2 डिवाइड बाई 2। ऐड कीजिए 6, 126 डिवाइड बाई 2 तो कितना होगा? ऑलमोस्ट 63 ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है? इक्विवेलेंट वेट लिखना है, कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। और करवाते हैं, इसको नोट कीजिएगा। नोट कर लिया? ऐसे देखो बेस का करवाना हो आपको, कैसे करोगे? देखो कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH। आप क्या करोगे यहां पर? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया ना, डिवाइड बाई इट्स वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर बेस के लिए क्या होता है? उसकी एसिडिटी, और एसिडिटी क्या होती है? जितने वो OH नेगेटिव आयन डोनेट करता है। NaOH कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना। सोडियम का 23, 16 + 1 डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका? 1। कितना? 40 हुआ क्या? 40 ग्राम पर इक्विवेलेंट। मॉलिक्यूलर वेट तो आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया था। और देखो मान लो आपको कैलकुलेट करना इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। तो अपन क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। तो आप क्या लिखोगे? अब अपने से लिख लेना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्व करना सिखाया आपको। कैल्शियम का कितना होता है? 40। OH का कितना होगा? 17 × 2 40 + 34 ऐड कर लेना, डिवाइड बाई कितने OH देगा ये? 2। तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2। डिवाइड कर दो, किस में आ जाएगा? ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो आपको आयन का सिखाया, सॉल्ट का सिखाया, और एसिड का सिखा दिया, बेस का सिखा दिया। अब देखो कोई केमिकल रिएक्शन आपको गिवन हो, चलो मैं एक क्वेश्चन से करवा रहा हूं कि एक केमिकल रिएक्शन दे रखी हो, कोई रेडॉक्स रिएक्शन वहां पर दे रखी हो, तो वैलेंसी फैक्टर क्या बताया था? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूलर स्पीसीज। चलो मैं क्वेश्चन से करवाता हूं, लिखेंगे। नेक्स्ट जो भी नंबर है लगा लेना। लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट when it converts in ammonium ion। नाइट्रेट वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तब इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। देखो क्या बताया आपको?
ये आपके पास में नाइट्रेट, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? अमोनियम में, NH4+, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तब इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट किसका? नाइट्रेट आयन का, अपॉन वैलेंसी फैक्टर। देखो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? जब भी ऐसा दे रखा हो ना कन्वर्जन, तो वहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। रेडॉक्स में फिर बता रहा हूं, रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन नंबर ये सब कैलकुलेट करना फिर से सीखेंगे, हालांकि आप 9th और 10th में भी सीख के आते हैं। तो देखो यहाँ पर इसको x मानना, एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता -2, 3 ऑक्सीजन तो कितना होगा? -6, रिजल्टेंट वो किसके बराबर? -1, देन x इक्वल टू कितना होगा? +5। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +5। ऐसे नाइट्रोजन का कैलकुलेट करते हैं, इसको जिसका कैलकुलेट करना उसको कितना मान लो? x। एक H पे कितना चार्ज होता है? +1, 4 पे कितना होगा? +4 इक्वल टू +1। जो भी चार्ज हो वो इक्वल के आगे रखो, चार्ज नहीं है तो इक्वल टू कितना मान लो? 0। देन x इक्वल टू कितना हो गया? -3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +5 और इसका +3। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो वैलेंसी फैक्टर यहां पे क्या होगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और बेटा इसका डिटेल आएगा रेडॉक्स रिएक्शन। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज करो, कितना चेंज आ गया? 2 नहीं, ये 5 -3, 5 ये प्लस का है, माइनस और इसका कितना है? -3, तो चेंज कितने का होगा? 8। तो इसका वैलेंसी फैक्टर आपके पास में कितना आएगा? 8। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आप लिख लेना जो भी आए, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रेट आयन डिवाइड बाई 8, ये इसका वैलेंसी फैक्टर। तो कोई भी इस टाइप की रिएक्शन दे रखी हो तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लो, दोनों का डिफरेंस। और भी इसके अंदर डिफरेंट टाइप के और वैलेंसी फैक्टर बनते हैं जिसको अपन रेडॉक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और करवा देता हूं मैं 1-2 क्वेश्चन। लिखो, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। चलो एक और क्वेश्चन करवाता हूं। फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ phosphoric acid in following reactions. Find the equivalent weight. Find the equivalent weight of phosphoric acid. ये होता बेटा phosphoric acid H3PO4. Find the equivalent weight of phosphoric acid in following reactions. In following reactions. First one, ये आपको दे रखा है H3PO4, एक NaOH यहां पे साथ में आता है और यहां पे बनता है बेटा एक ही सोडियम है तो इसका हाइड्रोजन तीनों हट सकते हैं, अपन ये देखा था। ये होता है फॉस्फोरिक एसिड, P डबल बॉन्ड O, OH OH OH, लेकिन यहां पर एक ही NaOH है तो कितना H+ निकलेगा? एक ही निकलेगा ना वाटर बनाने के लिए, उसकी जगह पे क्या हो जाएगा? सोडियम, सॉल्ट बन गया। तो क्या बनेगा यहां पे? H2, सोडियम का क्या होता है? NaH2PO3 प्लस H2, ये तो बनाना। एक H+ निकलेगा, एक ही NaOH है तो एक ही H+ निकलेगा। जैसे यहां पर ये वाला H निकाल दो या कोई भी एक निकलेगा, उसकी जगह पे क्या जुड़ जाएगा? सोडियम, सॉल्ट बन गया एसिड बेस रिएक्शन से। दूसरा देखो ये रिएक्शन है, सेम है H3PO4, लेकिन यहां पर 2 NaOH लिया, 2 लिया तो कितने OH यहां पर निकालेंगे? कितने H निकल जाएंगे? 2 लोगे तो एक OH को एक H+ चाहिए, दूसरे OH को दूसरा H+, तो कितने OH निकलेंगे? हाँ सॉरी, कितने H+ निकलेंगे? 2। कितना H रह जाएगा? 1। क्या बनेगा? सॉरी इधर वाले लिखते हैं, क्या बनेगा? Na2HPO4 और 2H2, ये आ गया। थर्ड रिएक्शन अपन देखते हैं, H3PO4 और यहां पर मैंने ले लिया NaOH3। यहां पर अपन NaOH भी कितना ले रहे हैं? 3 NaOH। तो यहां पे देखो क्या होगा? 3 है तो यहां पर 3H रिलीज हो जाएंगे, क्या बनेगा? Na3PO4 प्लस 3H2।
इसके अंदर इसका कैलकुलेट करना है, यहां पे कैलकुलेट करना है, यहां पे कैलकुलेट करना है। करो, देखो बेटा इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है आप ये जानते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट इसका अपन ने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 98, इसका होता 98। अब यहां पे देखो इसके रिगार्डिंग मैं बता देता हूं कितने एच निकला है, एक ही तो एच निकला है ना, देखो एक NaOH लिया तो एच कितना निकला, 1H निकला है। इस रिएक्शन में ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तब इसकी बेसिसिटी कितनी आ रही है 1। हालांकि तीनों दे सकता है लेकिन लेने वाला कितना है, एक ही तो है ना। रिएक्शन बना के दे दी, अब इसके अकॉर्डिंग करना कि यहाँ पे कितने निकले जब इसका फॉर्मेशन हुआ, तो एक ही H प्लस निकला, तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 1। इस वाले केस में देखोगे इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट कितना होता 98, तो यहां से यहां तक आपको गया, जब ये सॉल्ट बनाए तो कितने H प्लस रिलीज किए इसने, 2H प्लस रिलीज किए, देन वैलेंसी फैक्टर कितना होगा इसका 2। यहां पे देखो तो यहां पे इसने 3H प्लस रिलीज कर दिए, तो यहां पे वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 3। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो इस टाइप से रिएक्शन दे रखी है आपको और उसमें किसी एसिड का पूछा जाए तो उस रिएक्शन में उसने कितने H प्लस दिए, यहाँ पे देखो 2 तो रिमेन है ना, इसका मतलब कितना दिया 1, यहाँ पे कितना रिमेन है 1, इट मीन्स इसने कितना रिलीज किया है 2, और यहाँ पे इसके पास में है ही नहीं, इसका मतलब 3 के 3 इसने H प्लस दे दिए। और एक एसिड जितना H प्लस देता है वो इसका वैलेंसी फैक्टर है। तो फर्स्ट में क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाई 3। नोट कीजिए इसको। बच्चों अपना इक्विवेलेंट वेट कंप्लीट हो गया। इसके बाद में देखिएगा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस लॉ क्या होता है, इसी का दूसरा नाम होता है इक्विवेलेंस कंसेप्ट बोल देते हैं इसको। जैसे मोल कंसेप्ट होता है ना, वैसे ही इक्विवेलेंस कंसेप्ट नाम देते हैं इसको। देखो मोल कंसेप्ट और इसमें क्या डिफरेंस है, एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस होता है इसके अंदर, या ये बोल सकते हैं कंसेप्चुअल डिफरेंस होता है जहां पे बच्चे गलतियां करके आते हैं। जैसे आपने मोल के अंदर ये पढ़ा था, जैसे आपने ये पढ़ा ये एक स्टाइकोमेट्री है, ये कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए और बी क्या होगा उसकी स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट, किसका फॉर्मेशन करेंगे CC प्लस DT, ये कोई फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन अपने को क्या बोलती है, अगर A है इसका A मोल रिएक्ट करता है तो B के कितने मोल रिएक्ट करते हैं B, C के कितने बनेंगे C और D के कितने होंगे D, यानी ये क्या होते हैं इसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन प्रोसीड होती है। जैसे अपन ये बोल दें मोल ऑफ A रेशियो मोल ऑफ B रेशियो मोल ऑफ C रेशियो मोल ऑफ D, ये अपन ने मान लिया। रिएक्टेंट और प्रोडक्टेंट का रेशियो लिया तो उनका रेशियो किस टर्म में होगा, इसके मोल के टर्म में। ये किसके इक्वल होगा, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, ये होता है। ये किसके अंदर होता है, N मीन्स यहां पर N स्टैंड फॉर मोल, ये मोल के लिए। अगर यहां पर इक्विवेलेंट टर्म यूज में आ जाती है, इक्विवेलेंट टर्म यूज में आते ही यहां पर ये जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसका कोई रोल नहीं रह जाता, क्योंकि इक्विवेलेंट टर्म के अंदर ये वाले स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं, ये ध्यान रखना है। बेटा आपको मैं एक चीज बताता हूं, इसके बाद में अपन कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, वहां पे कंसंट्रेशन टर्म को अपन डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी, और वहां पे नॉर्मेलिटी है उसके अंदर ये इक्विवेलेंट आएगा, वहां पर ये और अच्छे से आपको समझ आएगा। यहां पे जो फोकस करवाना चाह रहे हैं आपसे वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इस टाइप से दे रखे हो, अगर उनको मोल की टर्म में तब तो ये रेशियो होगा, अगर वहां पर इक्विवेलेंट टर्म आ गई तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनका कोई भी रोल नहीं रहता। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया इक्विवेलेंट, E है यहां पर इक्विवेलेंट, N फॉर मोल, E फॉर इक्विवेलेंट, E स्टैंड फॉर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ A रेशियो इक्विवेलेंट ऑफ B रेशियो इक्विवेलेंट ऑफ C रेशियो इक्विवेलेंट ऑफ D, ये अपन ने मान लिया। इसके इक्विवेलेंट की टर्म में बात करें तो बेटा इक्विवेलेंट टर्म जब भी आ जाती है तो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उसका कोई रोल नहीं रहता। इक्विवेलेंट के टर्म में A का जितना इक्विवेलेंट होगा उतना इक्विवेलेंट B का होगा, उतना इक्विवेलेंट C का होगा उतना ही D, यानी इक्विवेलेंट के टर्म्स में यहां पे सबकी वैल्यू इक्वल होती है, यानी इक्विवेलेंट में क्या होगा 1 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम में आएगा। जहां पर आपको रिएक्शन को बैलेंस वगैरह करना हो, वहां पर आपकी सारी कंडीशन फेल हो जाती हो या उसको बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो, आपसे नहीं हो रहा हो, तो आप मोल कंसेप्ट को भूल जाओ, फिर वहां पर क्या लगाओ आप इक्विवेलेंस कंसेप्ट, क्योंकि यहां पर आपको बैलेंस करना ही नहीं पड़ता। क्लियर हो गया।
क्योंकि इक्विवेलेंट की टर्म जब भी आ जाती है तो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसका कोई रोल नहीं रह जाता। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में यही एक इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बता रहा हूं। क्या लिखेंगे? नो रोल ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नो रोल ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट when equivalent term is used, जब भी इक्विवेलेंट टर्म यूज में लिया जाता है वहां पे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसका कोई रोल नहीं रह जाता। यही तो आपको बताया। जैसे ये एग्जांपल अपन ने लिया था मोल की टर्म में, तो बेटा मोल की टर्म में तो लिखोगे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लिखोगे, जबकि अगर इक्विवेलेंट आ जाए तो इक्विवेलेंट टर्म में स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं रह जाता। जैसे आपको इसके बारे में डेटा दे रखे हैं, इसके बारे में डेटा पूछे, ये मान लो आपको, तो मोल की टर्म में इसकी स्टाइकोमेट्रिक आपको पता होना चाहिए। अगर इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाओगे इन दोनों के इक्विवेलेंट को बराबर कर दो, क्योंकि वहां पे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसका कोई रोल नहीं रहता। ठीक है, और देखो यहां पे, और मैं बताता हूं आपको और आगे डिटेल में बताता हूं। जैसे कंपाउंड है, जैसे एक एग्जांपल और लिख देता हूं मैं। इन ए कंपाउंड, ये आपने कंपाउंड बना लिया, मान लो ये कंपाउंड है AXBYCZ, ये कंपाउंड दे दिया। तो यहां पे मोल की टर्म में एक ही कितने मोल होंगे? X, जो नंबर होते हैं ना वो इसके मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके कितने होंगे? Y, और इसके कितने हो जाएंगे? Z। मोल के और इक्विवेलेंट की टर्म में क्या होगा? इन सब का रेशियो इक्वल होगा। तो देखो मोल के रेशियो अगर आपको देखना हो तो क्या लिखोगे इसके लिए? मोल ऑफ A रेशियो मोल ऑफ B रेशियो मोल ऑफ C क्या होगा? X रेशियो Y रेशियो Z। अगर बेटा इसको इक्विवेलेंट की टर्म में आए तो जब भी इक्विवेलेंट है तो ये जो नंबर होते हैं ना न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको भूल जाओ। स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसको भूल जाना है। तो यहां पर क्या होगा? इक्विवेलेंट ऑफ A रेशियो इक्विवेलेंट ऑफ B रेशियो इक्विवेलेंट ऑफ C, तो क्या होगा? 1 रेशियो 1 रेशियो 1। इक्विवेलेंट की टर्म में क्या होते हैं? सब इक्वल होते हैं। क्लियर बात? देखो और सिखाते हैं आपको, इसको नोट कीजिए पहले। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इक्विवेलेंट टर्म जब भी आता है तो आप वहां पे कितने से कितने नंबर बन रहे हैं, क्या उसकी स्टाइकोमेट्री आ रही है, क्या उसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, उसको याद रखना नहीं है। क्योंकि अपन ने क्या लिखा? नो रोल ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हेन इक्विवेलेंट टर्म इज यूज। जब भी इक्विवेलेंट टर्म यूज में आएगी तो वहां पर स्टाइकोमेट्री का कोई रोल नहीं रहता। नोट कीजिए, मोल में रहता है। अगर आपको मोल दे रखा हो तब तो स्टाइकोमेट्री से ही करना होगा। ठीक है, नोट कर लिया? देखो और बता दें, जैसे आपको मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना था, कोई कंपाउंड दे दे उसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना हो तो किस टाइप से आपने कैलकुलेट किया था? देखो मान लो आपको है ना मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना, एक कंपाउंड है, ऐसे नॉर्मल कंपाउंड अपन मान लेते हैं, एग्जांपल मान लेते हैं। जैसे ये दे रखा है AXBY, ये आपको एक कंपाउंड दे रखा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है। तो आप क्या लिखोगे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AXBY। तो वहां पे क्या करते हो अपन? एटॉमिक वेट का सम होता है, A का एटॉमिक वेट प्लस B का एटॉमिक वेट, लेकिन यहाँ पे इसको भी तो इन्वॉल्व करते हैं ना। A के लिए क्या होगा? X। जैसे बेटा ये था H2SO4, आप कैसे करते हो? हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, इसके नंबर कितने? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। सल्फर का कितना है? 32। एक ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 4, ऐसे तो करते हो ना। तो यहां पे बेटा क्या करोगे आप? AXBY, तो क्या होगा? एटॉमिक वेट ऑफ A मल्टीप्लाई X प्लस एटॉमिक वेट ऑफ B मल्टीप्लाई Y, जितने भी उसके नंबर उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इन सब का सम क्या होता है? उसका मॉलिक्यूलर वेट। अगर यहीं पे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना हो, जैसे मैंने यहां पे लिखा इक्विवेलेंट वेट ऑफ AXBY, तो वहां पर डायरेक्ट क्या करोगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ B। ये जो भी स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसको रोल में नहीं लेना। क्यों नहीं? क्योंकि पहले से इन्वॉल्व होते हैं रेडॉक्स में, और आपको डिटेल में बताएंगे। तो यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे क्या लिखोगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ B।
बेटा कुछ भी नया नहीं, बस माइंड में एक ही सेट रखना है, जब भी इक्विवेलेंट टर्म आ जाए वहां पर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसका कोई रोल नहीं रहता, उसको यूज में नहीं लेना है। ठीक है, तो जैसे मॉलिक्यूलर वेट में आपको बताया, इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हो तो x इंटू एटोमिक वेट ऑफ ए, y इंटू एटोमिक वेट ऑफ बी, जबकि यहां पर क्या है x और y है, इसको यूज में नहीं लेना। डायरेक्ट क्या लिखोगे, एटोमिक वेट ऑफ ए प्लस एटोमिक वेट ऑफ बी। ठीक है, और देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। बेटा 11th में एक चैप्टर पढ़ेंगे अपन आयनिक इक्विलिब्रियम, वहां पे इनका बहुत रोल आएगा। जैसे मैं यहां पे एक और लेता हूं, जैसे मेरे पास में है 0.1 m, m का मतलब होता है मोलरिटी, कंसंट्रेशन टर्म इसके बाद में आएगा। 0.1 m H2SO4 है, ये कंसंट्रेशन है। आपसे यहां पूछा जाए कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो आपके पास में क्या था H2SO4, इसका कितना है 0.1, इससे क्या बनेगा 2H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो इसकी अगर बेटा कंसंट्रेशन में मान लेता हूं C है, तो यहां पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 2C, किस टर्म में, मोलरिटी की टर्म में। मोल से रिलेट होता है मोलरिटी, इक्विवेलेंट से रिलेट होता है नॉर्मेलिटी, जिसको अपने को पढ़ना है आगे, बस ये इससे रिलेट होता है, इतना माइंड में सेट करना है। क्या सेट करना है, जैसे मोल मॉलिक्यूलर वेट से रिलेट होता है, इक्विवेलेंट वेट से रिलेट होता है, वैसे ही कंसंट्रेशन टर्म में मोलरिटी है वो मोल से रिलेट होती है, नॉर्मेलिटी है वो इक्विवेलेंट है इससे रिलेट होती है। तो यहां पे अगर इसकी कंसंट्रेशन आपके पास में 0.1 m है, तो बेटा यहां पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, इसकी कंपैरिजन में 2 टाइम कंसंट्रेशन होगी। तो क्या लिखोगे 2 इंटू 0.1, तो कितना होगा 0.2 m। तो यहां पर 0.1 m है, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी 0.2 m। अगर यही चीज आपको नॉर्मेलिटी में गिवन होती, नॉर्मेलिटी किससे रिलेट होती है, इक्विवेलेंट से, और जहां पर भी इक्विवेलेंट आ गया वहां पर स्टाइकोमेट्री का कोई रोल नहीं रहता। मान लो ये दे रखा आपको एग्जांपल 0.1 n, कैपिटल N मींस होता है नॉर्मेलिटी, फिर बोल रहा हूं मोलरिटी में मोल इन्वॉल्व होगा, तो मोल इन्वॉल्व होगा वहां पे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे इसको यूज में लोगे। नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी में स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आता है। तो जैसे ये दे रखा है 0.1 n H2SO4 है, मान लो ये दे दिया, तो यहां पे आपको क्या करना है, ये H2SO4 है तो रिलेट करोगे 2H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो क्या इसकी कंपैरिजन में डबल होगा कि नॉर्मेलिटी में, नहीं, नॉर्मेलिटी में तो अपन ने पढ़ा ये जितना होगा उतना ही ये बनेगा। तो इसकी कंसंट्रेशन कितने 0.1, तो H प्लस आयन है, इसकी कंसंट्रेशन भी आपको कितनी मिलेगी 0.1 n। देयर इज नो रोल ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हेन इक्विवेलेंट टर्म इज यूज्ड। क्लियर है, तो जब भी इक्विवेलेंट टर्म आपके पास में आ जाए वहां पर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसका कोई रोल नहीं रह जाता, चाहे वो इस टाइप से कैलकुलेट करना हो, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना हो, इस टाइप का दे रखो आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर देखोगे इसकी कंपैरिजन देखो, इससे पहले 1 है, इसकी कंपैरिजन में कितना होगा, इससे पहले क्या लगा 2, तो मोल की टर्म इसकी कंपैरिजन में कितना बन जाएगा 2 टाइम। यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, लेकिन स्टाइकोमेट्रिक का यहां पे रोल है ही नहीं, ये जितना इक्विवेलेंट होगा उतना इक्विवेलेंट ये होगा, तो इसकी जितनी नॉर्मेलिटी है उतनी नॉर्मेलिटी इसकी होगी। तो बेटा इक्विवेलेंट कांसेप्ट में एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि यहां पर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं रहता। फिर देखिए, और मैं थोड़ा सा इसको रिलेट करता हूं, डेफिनेशन वगैरह तो अपन पढ़ चुके हैं, इसका मैं फॉर्मूला वगैरह और बताता हूं। देखो देखिएगा, ये होता है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, जैसे मोल इक्वल टू क्या होता है, क्या बताया था, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहां पर भी क्या होगा, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये होगा। और बेटा आपको ये बताया था इक्विवेलेंट वेट, क्या बताया था, यहां पे लिख देता हूं मैं, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या था, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, या एन फैक्टर भी लिख सकते हो। तो आप यहां पे इसको रिलेट करोगे तो क्या आ गया आपके पास में, मॉलिक्यूलर गिवन वेट W ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट
डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर, ये लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर। थर्ड टर्म में कहाँ चली गई, ऊपर वैलेंसी फैक्टर। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये तो आपका क्या हो गया, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पे आपने देखा इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट इक्वल टू आपके पास में क्या आ गया, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो जो आपके एक्स वाई ये सब क्या होते हैं, वैलेंसी फैक्टर। तो इक्विवेलेंट में क्या होंगे, ये पहले से इन्वॉल्व होते हैं। देखो मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर ना, तो ये पहले से क्या होगा, इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसलिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं रहता। और बताता हूं मैं थोड़ा सा, कंसंट्रेशन टर्म थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे अपन ने ये देखा मोलरिटी इक्वल टू होता है मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। एम, कैपिटल एम स्टैंड फॉर मोलरिटी, ये होती है मोलरिटी। एन किसके लिए होता है, मोल। तो जब भी कंसंट्रेशन टर्म ऐसे मोलरिटी गिवन हो और आपको मोल कैलकुलेट करना हो, तो आप क्या करते हो, मोल इक्वल टू मोलरिटी वॉल्यूम इन लीटर, एम इंटू बी, ये होता है। ऐसे ही होता है नॉर्मेलिटी। मोलरिटी क्या होगा, मोल पर वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी में क्या आएगा, मोलरिटी में मोल आता है, तो नॉर्मेलिटी में क्या होगा, इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट ई से रिप्रेजेंट करें, ये होगा आपका इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। एन स्टैंड फॉर नॉर्मेलिटी। क्लियर है। तो यहां से मोलरिटी दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा हो, तो मोल कैसे होगा, एम इंटू वी इन लीटर। ऐसे यहां पर देखो इक्विवेलेंट गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो या नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम गिवन हो, तभी इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। देन इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन इंटू वी इन लीटर। मोल के टर्म में एम वी लीटर और यहां पर क्या होगा, एन वी लीटर। एक और चीज बता देता हूं, आगे तो बहुत डिटेल में करेंगे, एक और आएगा इसको, और अगर आप वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। एक बार इसको थोड़ा सा माइंड में सेट रख लेना, इसके बाद में कंसंट्रेशन टर्म आएगा। बेटा इस चैप्टर में देखो कैसे होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे बैक चीज है वो क्लियर होती जाएंगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते, अगर आपने छोड़ दिया ना बीच में कि नहीं ये तो टफ टाइप का, तो बेटा कुछ क्लियर नहीं होगा। तो आपको छोड़ना नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पहले की ऑटोमेटिक आपके है ना कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। क्योंकि इस वाले चैप्टर में, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, आगे की चैप्टर की कुछ चीजें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। तो आपने क्या पढ़ा, मोल होता है गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। तो इक्विवेलेंट क्या होगा, गिवन वेट अपन इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपन वैलेंसी फैक्टर। तो क्या रिलेशन होगा, इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। कंसंट्रेशन टर्म से इसको रिलेट कर रहा हूं। मोलरिटी है, मोलरिटी के अंदर मोल आएगा। नॉर्मेलिटी है, इसमें क्या होगा, इक्विवेलेंट। तो मोल इक्वल टू क्या होगा, एम इंटू वी। तो यहां पर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू वी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लिया। बस ये ध्यान में रखना, मॉलिक्यूलर वेट, मोलरिटी, मोल, ये आपस में रिलेट है। नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट वेट, ये आपस में रिलेट है। आगे देखो, हालांकि इनका फिर आपस में भी रिलेशन है, बेसिक रिलेशन बताया पहले। मोल का मॉलिक्यूलर मास से होता है, इक्विवेलेंट का इक्विवेलेंट वेट से होता है। आपको यूज में कब लेना है, जैसे मैं आपसे पूछा व्हेन इट इज यूज्ड, व्हेन इट इज यूज्ड, ये यूज में कब आएगा, जो आप इक्विवेलेंट पढ़ रहे हो ये यूज में कब आएगा। ये बेटा यूज में तब लेना है व्हेन, चलो मैं आपको ना 2-3 पॉइंट बता देता हूं। पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करना पॉसिबल नहीं हो, व्हेन बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, या फिर कोई रेडॉक्स रिएक्शन वहां पे बैलेंसिंग करना इजी नहीं हो। कब लोगे, व्हेन बैलेंसिंग रिएक्शन इज नॉट इजी इन रेडॉक्स रिएक्शन, या फिर कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तब, व्हेन बैलेंसिंग, when balancing of reaction, when balancing of reaction is
नॉट पॉसिबल। जब रिएक्शन है उसको बैलेंस करना पॉसिबल नहीं है। या सेकंड, व्हेन बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन इज नॉट इजी। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन इज नॉट इजी, इसको इजी नहीं है बैलेंस करना। किसी मान लो रेडॉक्स रिएक्शन में ऐसा आ रहा है, तो नेक्स्ट चैप्टर बेटा इसीलिए अपन मोल के बाद में कौन सा पढ़ेंगे, रेडॉक्स, क्योंकि रेडॉक्स में सारी चीज यहीं से आएंगी, वहां पे कुछ दिक्कत नहीं होगी। थर्ड है फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो यानी सॉल्ट फॉर्मेशन वहां पे हो रहा हो, वहां पर इसको काम में लेते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन से बताते हैं कि किस टाइप से इसको यूज में लेंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए कि कब इसको काम में लेना है, जब रिएक्शन वगैरह को बैलेंस करना इजी नहीं हो, या कोई रेडॉक्स टाइप की रिएक्शन दे रखी है, वहां पर डायरेक्ट आप क्या काम में लो, इक्विवेलेंट कंसेप्ट। क्योंकि मोल कंसेप्ट तो कब काम में लोगे, जब उसको बैलेंस करोगे, तब आपको उसकी स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का पता रहेगा। यहां पे तो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई रोल ही नहीं है। देखो आगे, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो वहां पे एक कंसेप्ट लगाते हैं। देखो मैंने लिखा हाउ मेनी मोल्स ऑफ SnSO4 tin सल्फेट आर ऑक्सीडाइज बाई 5 मोल एसिडिक KMnO4। चलो मैं रिएक्शन पहले ही बता देता हूं आपको, ये रिएक्शन होगी इसकी KMnO4, एसिडिक मीडियम है, इसमें SnO4 और इससे ये जाता है Mn+2 के अंदर जाएगा और ये जाता है Sn+4 में। इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो ये देखो क्या होता है, Mn का देखना होता है, यहां पर Sn का SnSO4। एक पोटेशियम का कितना होता है +1। Mn का कैलकुलेट करना कितना, मान लो x। इसके नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल से कैलकुलेट करना सिखाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ बेटा। S ब्लॉक है, पहला ग्रुप होता है ना, उसका कोई भी मेटल उस पर कितना चार्ज होता है +1, पोटेशियम पे कितना होगा +1। Mn का कैलकुलेट करना है, एक ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 और ऑक्सीजन के नंबर कितने हैं 4, ऊपर कोई भी चार्ज नहीं तो रिजल्टेंट कितना मान लेते हैं 0। तो कितना हो +1 + x - 8 = 0, देन x = +7। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +7, ठीक है। यहां पे सल्फेट पे कितना चार्ज होता है -2, तो x तो Sn पे कितना होगा, न्यूट्रल है ना, इस पे -2 तो इस पे क्या होगा +2। ये अलग अलग कैलकुलेट करके देख लो, ये ध्यान में रख लेना एक बार। अब देखो ये लिख लिया, पॉज कर लेना इसको एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। देखो ये वाली सारी चीज, रिएक्शन को बैलेंस करना, ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करना, ये सब अपने को नेक्स्ट चैप्टर में करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ये सब। देखो आगे यहां पर Mn+7 है, आपको ये मानो कि क्वेश्चन में दे रखा है, ये कंसीडर कर लो एक बार। ये +7 से किस में जा रहा है +2, क्योंकि इस टाइप की क्वेश्चन है बेटा, मोल कंसेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन के, ठीक है, इसलिए कुछ क्वेश्चन मैं यहां पे करवा रहा हूं। तो यहां पे देखो, आपको ये बताओ वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। आपको बताया था वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन है पर्टिकुलर स्पीसीज में ऑक्सीडेशन नंबर में जो भी चेंज आता है उसका क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर। तो इसका वैलेंसी फैक्टर आप देखो कितना होगा, 7 और 2 डिफरेंस कितना होगा 5, तो इसका वैलेंसी फैक्टर तो कितना हो गया 5। इसमें देखो +2 से किस में जा रहा है +4, वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2। तो यहां पे जब भी ऐसी रिएक्शन आपको गिवन हो तो आपको मोल के चक्कर में ही नहीं पड़ना, आप क्या लगा दो, इक्विवेलेंस कंसेप्ट। क्या होता है, जिसके बारे में पूछा गया, जिसके बारे में दे रखा है, उसके इक्विवेलेंट को बराबर कर दो। देखो हाउ मेनी मोल्स ऑफ SnSO4, इसके कितने मोल ऑक्सीडाइज होंगे, किससे, इसके 5 मोल से। तो इन दोनों के क्या है, आपको मोल की टर्म में पूछा, मोल में छोड़ो आप दोनों की क्या होगी, ग्राम इक्विवेलेंट में तो दोनों इक्वल होंगे ना, इसका जितना इक्विवेलेंट होगा उतना इक्विवेलेंट इसका होगा। जैसे मैंने ये लिखा,
KMnO4, तो किसी भी रिएक्शन में इक्विवेलेंट है वो हमेशा इक्वल होता है। देन इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 उतना इक्विवेलेंट इसका होगा, स्टाइकियोमेट्री का कोई रोल ही नहीं है, तो इक्विवेलेंट ऑफ SnSO4 इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। यहां पे भी क्या होगा, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये तो देखा भी अपन ने, इसके कितने मोल है 5, वैलेंसी फैक्टर भी कितना है 5, इसका मोल कैलकुलेट करना है, x मान लिया, वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, देन x इक्वल टू क्या होगा 25 डिवाइड बाई 2, तो कितना होगा 12.5, ये मोल हो गए। तो इसके बेटा अगर 5 मोल है तो इसका कितना ऑक्सीडाइज करेंगे 12.5। जब भी ऐसी रिएक्शन हो तो आपको क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट इसको इक्वल कर देना। और करवाते, देखिए नोट कीजिए, इसको नोट कर लिया, ओके। तो आपसे चाहे मोल पूछा जाए, चाहे मास पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, रिएक्शन अगर आपको दे रखी है तो आप उसमें क्या करोगे, उसके इक्विवेलेंट है ये कंसेप्ट, इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाओगे, उसके इक्विवेलेंट को इक्वल कर दो। नेक्स्ट है हाउ मच मास ऑफ ट्राइबेसिक एसिड, कोई ट्राइबेसिक एसिड है, इसका मतलब उसकी बेसिसिटी कितनी है 3, वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 3, और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 100, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 100 ग्राम पर मोल, इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 100 ml, 0.1 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन पढ़ना पहले, देखो आपको क्या दे रखा है, एक ट्राइबेसिक एसिड है, उसके कितने मास की रिक्वायरमेंट है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और आपको बताया था जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वहां पे किसको काम में लेना है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट को। देखो आपके पास में एसिड है और आपके पास में ये बेस है, और इससे क्या दोनों की रिएक्शन से क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट। वैलेंसी फैक्टर भी लिख रहा हूं मैं साथ में, इसका वैलेंसी फैक्टर इसका देखोगे, ट्राइबेसिक एसिड है, वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 3, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2, एसिडिटी कितनी है 2 OH नेगेटिव देगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2। कुछ करना ही नहीं है, जिसके बारे में देखा, जिसके बारे में पूछा हो, दोनों के इक्विवेलेंट को इक्वल कर दो। देन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ बेस। न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस रिएक्शन होगी, एक के बारे में डेटा गिवन होता है, दूसरे के बारे में पूछा जाता है। तो जब भी ऐसा हो तो आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट को इक्वल कर दो। अब देखो इक्विवेलेंट, इसका मास पूछा है, इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्या होगा देखो मास की टर्म में, बस ये ध्यान में रखना, इक्विवेलेंट के लिए 3 फॉर्मूले बताए आपको। मास की टर्म में क्या होता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मेलिटी दे रखी है आपको, तो आपको क्या होगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, वो इक्विवेलेंट के इक्वल होता है। मोल में मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, वो इक्विवेलेंट होता है। 3 फॉर्मूले बताए, बस ध्यान रखना। कौन कौन से, इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है गिवन वेट, x मान लिया ग्राम, अपॉन इक्विवेलेंट वेट, एक तो ये होगा। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो देखो इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये होता है। तो गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, ये तो मोल हो गया ना, तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बन गया, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, एक इसको ध्यान में रखना है। थर्ड नॉर्मेलिटी गिवन होती है तो n इंटू वी इन लीटर, ये होता है। और नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। बस बेटा एक बार ये ध्यान रख लेना, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म अभी पढ़ाई नहीं है, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो एसिड के लिए देखो आपको क्या दे रखा, हाउ मच मास ऑफ ट्राई बेसिक एसिड इज रिक्वायर्ड, इसका कितने मास की रिक्वायरमेंट है, ये आपसे पूछा है। तो मास की टर्म में क्या होता है, गिवन वेट कितना है x, W मान लेता हूं मैं, कुछ भी मान लो, अपॉन
इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ट्राई बेसिक और मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है, तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इंटू वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट 100, वैलेंसी फैक्टर कितना है इसका 3। बेस के लिए, बेस में आपको क्या दे रखा है, बेस के लिए मोलिडिटी दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो मोल क्या हो गया इसके लिए, देखो मोल क्या हो गया, मोल इक्वल टू मोलिडिटी इक्वल टू होता है मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो मोल इक्वल टू क्या होगा m इंटू वी इन लीटर। मोलिडिटी कितनी है 0.1, वॉल्यूम है 100 ml, तो आपको लीटर में लेना होता है, देन डिवाइड बाई 1000, या ये लिख सकते हो 10⁻⁻3। चलो मैं लीटर के लिए 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, 20 से 20 कैंसिल आउट, कितना बच गया 0.01, ये तो क्या हो गया मोल। लेकिन आपको तो मोल नहीं, आपको तो क्या चाहिए इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, कैसे भी कैलकुलेट कर लो। मोल कितना 0.01, बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, तो कितना हुआ 0.02, कितना आ गया 0.02, तो बेस के लिए क्या होगा इक्विवेलेंट 0.02। आपको तो ये कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा W ग्राम, इधर जाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 2/3, तो कितना मास है 2/3 ग्राम। ठीक है, तो ये था बेटा आपका इक्विवेलेंस कंसेप्ट, और इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, उसके बाद में रेडॉक्स में फिर से ये आपका डिटेल में आएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में पढ़ा जिसको बच्चे जहाँ पर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, और बेटा कई जगह पे तो ये वाली चीज़ें 11th में पढ़ाई नहीं जाती है, तो सॉल्यूशन के साथ में 12th में पढ़ाते हैं, लेकिन अपने को ऐसे नहीं करना, अपने को एक भी कंसेप्ट मिस नहीं करना, जो भी पढ़ा है उसको एक बार अच्छे से कीजिए। अगर नहीं समझ में आता एक बार वीडियो को दोबारा से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, ऑल द वेरी बेस्ट।